हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सा जीके भी डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले इन सभी एग्जामों के लिए हमारी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। शुरुआत करते हैं कल के 3 क्वेश्चन से। मैंने जो आपसे पूछे थे और इनके आंसर आपको कमेंट करके देने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ताजमहल पर किसके प्रभाव का खतरा सबसे ज़्यादा है, यानी कि ताजमहल को किससे सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि SO2 की वजह से जो है ताजमहल का रंग फीका हो रहा है और थोड़ा थोड़ा जो है इसमें पीलापन आ रहा है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपके लिए कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको क्लियरली याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारे लिए कि हाल ही में इरोड हल्दी को जीआई टैग दिया गया। हमको बताना था कि ये कौन से राज्य से संबंधित है इरोड हल्दी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के इरोड जिले में पाई जाती है ये इरोड हल्दी, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि विश्व उपभोक्ता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 15 मार्च को। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस साल के लिए इसकी थीम थी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए जो है इस वर्ष की थीम जो थी वो याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आजकल थीम बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा विश्व उपभोक्ता दिवस तो 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक हो गया विश्व उपभोक्ता दिवस और एक हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ओके, तो दोनों में याद रखिएगा, एक मनाया जाता है 24 दिसंबर को, एक मनाया जाता है 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में अमेरिकी सेना और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि हैदराबाद में। अभी हाल ही में अमेरिकी सेना और एनएसजी के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था, और ये जो आयोजन था ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो दोनों देश जो है एक दूसरे को मदद कर सके, सैन्य सेवाएं दोनों देशों की जो है एक दूसरे के काम आ सके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया है, या फिर सीधे भाषा में अगर मैं बोलूं कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को निजी बैंक घोषित कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि आईडीबीआई बैंक को अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्या कर दिया आईडीबीआई ने। तो आईडीबीआई में एलआईसी ने जो है हिस्सेदारी खरीदी है, 51% की हिस्सेदारी। करंट अफेयर्स में मैंने आपको ये पढ़ाया था अच्छे से। तो 51% हिस्सेदारी जो खरीद लिया एलआईसी ने, उसी के बाद जो है आईडीबीआई बैंक को निजी सेक्टर का बैंक जो है आरबीआई की तरफ से घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ यहाँ से ध्यान होना चाहिए। कारण भी याद रखिएगा कि क्या कारण है इसको प्राइवेट सेक्टर का बैंक घोषित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि हाल ही में आईपीएल के अगले चरण के लिए होगा, यहाँ पर के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किसे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है, टीम का सलाहकार मतलब। ओके, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है एग्जाम के लिए। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच जो हैं वो है रिकी पॉन्टिंग। तो रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली जो है दोनों मिलकर काम करेंगे इस टीम के लिए। दिल्ली कैपिटल के चेयरमैन पार्थ जिंदल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। हमको बताना है कि वे किस देश से हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि स्वीडन। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की रहने वाली हैं। इनको नोबेल पुरस्कार के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। अगर इनको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है तो ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता होंगी। 16 वर्ष की इनकी आयु है। और आप सभी को पता होगा कि इससे पहले अगर हम अभी तक की अगर बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 17 वर्ष की आयु में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनका नाम नामित किया गया है ग्रेटा थुनबर्ग का। अगर इनको दिया जाता है तो ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बन जाएंगी। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। नामित किया गया है, अभी कंफर्म नहीं है। ओके, स्वीडन की सरकार ने इनका नाम भेजा है और जब कंफर्म हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ इनका नाम नामित किया गया है।
ओके, याद रखिएगा। स्वीडिश राजनीतिक कार्यकर्ता हैं ये, और बेसिकली जो स्वीडन की जो संसद है उसके बाहर बैठ के लगातार ये धरना प्रदर्शन करती रहती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और मुद्रा स्वीडिश क्रोन है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, क्योंकि मुद्रा और राजधानी दोनों ही यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद यही हैं जिनको कि शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इनका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन की रहने वाली हैं ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 13 मार्च को डीआरडीओ द्वारा किस स्थान से MPATGM का सफल परीक्षण किया गया है। ATGM मिसाइल है एक, जिसका पूरा जो है MPATGM का फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है 13 मार्च की रात में इसका परीक्षण हुआ था राजस्थान से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पोखरण से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। भारतीय सेना की जो है क्षमता इससे कई गुना और ज़्यादा बढ़ गई है, और स्वदेश में विकसित ये कम वजन वाली मिसाइल है। जो टैंक होते हैं, जो आम टैंक होते हैं, युद्धक टैंक जो होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है युद्ध लड़ने में किया जाता है, उन टैंकों को ये एक ही बार में ध्वस्त कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए। यही है वो मिसाइल जिसका सफल परीक्षण किया गया है राजस्थान के पोखरण रेंज से डीआरडीओ के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से नो फूड वेस्ट का संस्थापक कौन है जिन्हें हाल ही में एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि पद्मनाभन गोपालन को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार दिया गया है। ये चीज़ यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा। करीब 3000 पाउंड का ये पुरस्कार है, और ये जो है तमिलनाडु के एक उद्यमी हैं। बेसिकली भुखमरी के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का जो कई जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में, या फिर कह सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जो एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक जो है काम शुरू किया है, बहुत ही ज़्यादा समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम है। क्या है वो काम? तो ये क्या करते हैं, इनके साथ कई वॉलंटियर जुड़े हैं, कई 12,000 13,000 15,000 से ऊपर हैं वॉलंटियर जो इनके साथ काम करते हैं। कहीं पर भी जो है पार्टी वगैरह हो, शादी वगैरह हो, उससे बचा हुआ जो खाना होता है वहाँ से ये लोग ला के जिस जगह पे ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, भूखे रोडों में सोते हैं, उनको जो है ये लोग जा के खाना बांटते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कई रेस्टोरेंट भी इनके साथ जुड़े हुए हैं जो कि इनकी मदद करते हैं, जो भी बचा हुआ खाना होता है उसको जो है इन तक पहुंचाते हैं ताकि ये लोग ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यही हैं पद्मनाभन गोपालन, तमिलनाडु के एक उद्यमी हैं, और इनको दिया गया है ये पुरस्कार जिसका नाम है राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में नीति आयोग और संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम पर पहली कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नई दिल्ली में। पहली कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप का आयोजन एनर्जी मॉडलिंग फोरम पर जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। तो आपको इस यहाँ से ध्यान होना चाहिए। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम था और इसका आयोजन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी के सहयोग से किया गया। ठीक है, तो इस यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इस फोरम का मेन उद्देश्य यही है कि भारत में लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, तो उस मांग को कैसे पूरा किया जाए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी इस पूरे सम्मेलन में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर से याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम पर पहली वर्कशॉप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 15 मार्च को निम्नलिखित में से किसके द्वारा गुजरात के गांधीनगर में नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इन्हीं के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया गया 15 मार्च को। बेसिकली ये जो महोत्सव है, इसका उद्देश्य है जो नए नए उद्यमी हैं उनको जो है एक मंच उपलब्ध करवाना, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए जो है उनकी सराहना करना। भारत में अगर खास करके हम स्टार्टअप देखा जाए तो स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा जो है शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो अपना काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनको जो है इस चीज़ के लिए सराहना देने के लिए इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में।
इसके बाद यहाँ पर से गुजरात के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जिले हैं 33, गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। सीटों की अगर बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 182 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 11, लोकसभा के लिए 26 सीटें। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 308 है और साक्षरता दर है 79.31%। यहाँ पर से हम लोग अगर मैप में देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि गुजरात की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगी हुई है। तो यहाँ पर से आप देख ही पा रहे होंगे, महाराष्ट्र लगा हुआ है, मध्य प्रदेश लगा है, राजस्थान लगा हुआ है और थोड़ा सा इधर से क्या है, पाकिस्तान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि श्रीसंत। श्रीसंत से आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2013 में आईपीएल में स्पोर्ट फिक्सिंग में जो है इनका नाम आया था श्रीसंत का, जिसके बाद इनको बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। ये किसी स्टेडियम में भी नहीं जा सकते थे, लेकिन अब इन पे से प्रतिबंध हट गया है। सभी लोग जानते होंगे श्रीसंत को, यही हैं। तो अब जो है इनको मैच खेलने का मौका मिल सकता है अगर बीसीसीआई चाहेगा तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती गई है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि कर्नाटक ने। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्नाटक ने किसको हराकर ये ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। ठीक है, याद रखिएगा कि कर्नाटक ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। यहाँ पर से एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जैसा कि पता चली गया होगा कि क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का मामला सामने आया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि केरल में। केरल के मालापुरम में एक 7 वर्षीय बच्ची में वेस्ट नील वायरस का जो है लक्षण देखे गए हैं। तो इसी से आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले 2006 में पूर्वोत्तर भारत और वर्ष 2011 में केरल में ही इस वायरस के लक्षण कई लोगों में देखे गए थे। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट नील वायरस की। तो ये होता क्या है? तो ये जो है मच्छरों से होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। एक वयस्क घोड़े को भी आसानी से अपनी चपेट में लेके उसको ख़त्म कर सकता है। 80% लोग जो इसके शिकार होते हैं, इस वायरस के शिकार होते हैं, उनमें इस वायरस के लक्षण ही नहीं दिखाई देते। तो इतना खतरनाक होता है कि वायरस होते हुए भी जो है इसके लक्षण ही नहीं दिखाई देते। और याद रखिएगा कि इससे एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो जाती है। ठीक है, पहली बार इसकी खोज 1927 में युगांडा के पश्चिमी नील उपक्षेत्र में की गई थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी खोज कहाँ की गई थी, पहली बार जो है इसके लक्षण कहाँ देखे गए थे। तो युगांडा के पश्चिमी नील क्षेत्र, जो नील नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों में इसके लक्षण देखे गए थे 1927 में। अब आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कुषाण शासक कौन है? इसमें से एक ही तो है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष बताना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा कि पाई दिवस कब मनाते हैं। और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।